हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने इस एजुकेशन चैनल पे कवर करने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जो कि है अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अपने इस इकोसिस्टम में कैसे मैनेज करेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन पढ़ने से पहले हमारा सामने जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्वहीन हो जाते हैं, यानी कि जो मूल कारक होते हैं उनका तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद जो बच जाता है, जो असलियत में ज़ीरो वैल्यू देता है, उसे ही कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम खाने पीने का अगर बात करें तो अगर हम बनाना खा रहे हैं यानी कि केला खा रहे हैं तो केले के छिलके को उतार देते हैं। अब हमने जो मूल कारक था केला का फल उसे तो खा लिया, बट छिलका हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, विभिन्न प्रकार के कल कारखाने से निकलने वाले धुएं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे इकोसिस्टम में मौजूद रहती है। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ और गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। ठोस अपशिष्ट पदार्थ में मतलब क्या होगा, वो जो ठोस रहेंगे, मतलब सॉलिड बॉडी के रहेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बॉटल्स हो गए फिर जा कर के सॉरी अलग अलग सब्जियों के छिलके हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, तो ये ठोस जो है अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। तरल अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तरल अपशिष्ट पदार्थ तरल रूप में पाए जाने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि दूध फट गया हो तो वो बेकार हो जा रहा है, फिर जाके हम जो नहा रहे हैं वो जो पानी है, कपड़े धो रहे हैं वो जो पानी है, ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है। मनुष्य, ह्यूमन बींग्स जो क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर जाता है। इसके अलावा होता है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कहने का तात्पर्य यह हो गया कि गैसीय अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो कल कारखानों से निकलते हैं और ये धुएं के रूप में निकलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के दौरान जो वेस्ट बनता है वो भाप होकर के आसमान में उड़ने लगता है और धुएं के रूप में परिवर्तित होता है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए क्षतिकारक होता है। उसे गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अब एक और बात हमें ध्यान रखना है, वो बात ये है कि विषाक्तता के आधार पर भी हम अपशिष्ट पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। विषाक्तता के आधार पर कहने का मतलब कौन, जहरीला, उनमें जहर कितना है। तो एक होते हैं जहरीले अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिक, और एक होते हैं गैर जहरीले अपशिष्ट पदार्थ जिनको बोलते हैं नॉन टॉक्सिक। जहरीले अपशिष्ट पदार्थ में विभिन्न प्रकार के मतलब कल कारखानों से निकलने वाले केमिकल हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो जहरीले अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। गैर जहरीले में जैसे सब्जी के छिलके वगैरह हो गए, ये अपशिष्ट पदार्थ हमें क्षति नहीं पहुंचाते हैं, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा है, अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि किन किन जगहों से हमें अपशिष्ट पदार्थ मिलता है। देखिए, पहला पॉइंट है घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। घरेलू अपशिष्ट पदार्थ उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जिन्हें हम अमूमन तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर से प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, सब्जियों के छिलके बोल लो, बॉटल्स बोल लो, पुराने फटे कपड़े बोल लो, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, घर से ही मिलते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक यानी उद्योग, जहाँ पे कल कारखाने होंगे वहाँ से जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कल कारखाने में, अब यहाँ पे क्या होता है ना, डिपेंडेंसी होता है। अगर वो मेडिकल का है तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के ड्रग्स निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अगर वो मेटालिक है तो मेटल्स वगैरह निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अगर वो प्लास्टिक फैक्ट्री है तो प्लास्टिक्स वगैरह निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो उद्योग है वो किस चीज़ का उद्योग है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है। उसके बाद आता है कृषि से। सवाल उठता है, सर कृषि से अपशिष्ट पदार्थ कैसे होता है। पौधों के अपशिष्ट, अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो देखते हैं कई बार खरपतवार वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें फल ज़रूरत होता है उसके अलावा
बाकी कुछ चीज़ों का मतलब सब्जी वगैरह ज़रूरत होता है उसके पत्ते डंठल इन सब चीज़ों को फेंक देते हैं, तो वो पौधों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हुए, सॉलिड रूप में रहते हैं। वहाँ बहुत सारे पशु घूमते हैं, वो मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो वो पशुओं के द्वारा त्याग मतलब दिए गए अपशिष्ट पदार्थ हो गए। ये प्रसंस्करण अपशिष्ट यानी कि प्रोसेसिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है। प्रोसेसिंग वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोसेसिंग, मान लीजिए सपोज कीजिए आप खेत में जो है ना यूरिया छिड़क रहे हैं इन पौधों पे, तो कुछ इस पत्ते पे गिरेगा, कुछ साइड में गिर जाएगा। पत्तों पे जो गिरेगा वो अपना काम करेगा, जो फसल को प्रोटेक्ट करना होगा। जो साइड में गिर गया वो तो बेकार हो गया। तो ये जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिर जाता है ना, उसे ही प्रसंस्करण अपशिष्ट पदार्थ का रूप दिया गया है। नगर पालिका का अपशिष्ट पदार्थ आप देखेंगे, नगर पालिका में नाला वगैरह साफ़ होता है, वहाँ कितना प्लास्टिक कूड़ा कचरा, बाज़ार से मछलियों का वेस्टेज, चिकन वगैरह सारी चीज़ों का वेस्टेज हमें निकल कर के मिलता है। तो ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है नगर पालिका से प्राप्त होता है। जैविक अपशिष्ट पदार्थ, जैविक अपशिष्ट पदार्थ हो गया जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। मतलब मलमूत्र हो गए, थूक हो गया, कफ हो गया, ये सब क्या हो गए? जैविक अपशिष्ट पदार्थ। जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ उन पदार्थों को बोला जाता है जो अमूमन तौर पे किसी फार्मेसी बोल लो या मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में से बाहर निकलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कहीं इंजेक्शन जो होते हैं, वो इंजेक्शन का सिरिंज हो गया, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। कॉटन वगैरह हो गए जिनमें ब्लड लगा हो, कोई ऑर्गन हो गया किसी भी व्यक्ति का या महिला का, ठीक है, जो कि ख़राब हो चुका था उसे निकाला गया। तो अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ को मेडिकल तरीके से अलग अलग रूप से स्टोर किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे कुछ आते हैं। तो इनको देखा जाएगा ना, किसी को हरे बैग में, नीले बैग में, काले बैग में, अलग अलग सिंबल के रूप में इनको हम क्या करते हैं? अपशिष्ट करते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जो रेडियो वेव्स को ये एमिट करते हैं, यानी कि रेडियो तरंग जो होता है वो बहुत क्षतिकारक होता है। जैसे एटम बॉम्ब वगैरह से जो निकलते हैं, यही सब रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती है। तो वो जो रेडियो एक्टिव तरंग होता है वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे सामने मौजूद रहता है। इतने तरह के अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत हैं जो हमें इन अलग अलग जगहों से मिलते हैं। घरेलू, औद्योगिक, कृषि, कृषि में इतने सारे हैं। नगर पालिका, जैविक, जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ, परमाणु बम वगैरह फटाए वहाँ से जो निकलता है वो सब तो सारे जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लस वो ह्यूमन लाइफ को या हमारे इकोसिस्टम को क्षति ही पहुँचाते हैं अमूमन तौर पे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? हम जो डे बाय डे पर्यावरण के ऊपर अपशिष्ट पदार्थ डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, क्या ये कोई इम्पैक्ट देता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम प्रकृति को जैसा लौटाएंगे, प्रकृति भी क्या करेगी? प्रकृति माता भी हमें उसी रूप में वो चीज़ को वापस करेगी। तो जब हम अपने क्षतिकारक चीज़ों को प्रकृति में डालते हैं तो वो क्या करती है? हमारे ही पर्यावरण को दूषित कर हमें ही लौटाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रकृति दूषित नहीं करती है, उनका मेन कारण हम होते हैं, बस वो हमें हमारा चीज़ लौटा देती है। आप एग्ज़ाम्पल देख लो, पहले सतही जल का प्रदूषण होना, ये कैसे होता है? हम ये जो वगैरह अपना कास्टिक सोडा से युक्त साबुन वगैरह से सर्फ वगैरह धोते हैं, ये जो पानी होता है ये दरारों से रिसता जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है मिट्टी के, और ये यहीं से कल में जाता है। आप 2024-25 का एक डेटा सुने होंगे, पंजाब में एक कुएं में पानी क्या हो गया था? विषैला हो गया था। क्यों? क्योंकि आसपास के क्षेत्र से वो रिस करके आ रहा था जो कि खेत से कनेक्टेड थे, और खेतों में जो था वो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा था, तो जिस वजह से वो पानी पूरा का पूरा जहरीला हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जो जल को ये क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं, ठीक है। मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी पर भी छिड़काव होता है, और भी कितने तरह के गंदगी के पदार्थ डले रहते हैं, वो मिट्टी को भी प्रदूषण करते हैं। कल कारखानों से धुएं निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, उन्हें जलाया जाता है, प्लास्टिक्स वगैरह को जलाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में क्या होते हैं? हमारे एयर में भर जाते हैं, जिससे एयर को भी दूषित करते हैं, तो वायु प्रदूषण भी होता है। तो पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थ इन इन रूपों से जलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ है, मेनली ये तीन है।
तो अब हमारे सामने बात आ गई कि हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जा रहा है, तो आखिरकार के हम पढ़ के क्या करेंगे। तो ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है, देखिए हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो आखिर इसका प्रबंधन यानी कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, स्टूडेंट होने के नाते हमें यही कारण से पढ़ना है ताकि हम इसका सदुपयोग सीख सके और इसे मैनेज करके प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो क्या होगा, इसकी आवश्यकता इसीलिए है अपने अपशिष्ट पदार्थ को मैनेज करने की, ताकि हमारा पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा, इकोसिस्टम क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब ये जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला 3R स्टेप कहा जाता है समाज में, ये अभी तेज़ी से चल रहा है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको एक 3R के रूप में माना जाता है। फर्स्ट R रिड्यूस, सेकेंड होता है रीयूज़ और थर्ड होता है रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम मात्रा में हम क्या बनाएं, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण करें। जैसे सपोज़ कर लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम किसी पेज में लिख रहे हैं या एक प्लास्टिक को यूज़ किए, यूज़ करने के बाद उसका काम ख़त्म हो गया तो हम उस प्लास्टिक को लिए और ये प्लास्टिक के बैग को क्या किए, बाहर कहीं पे थ्रो कर दिए। नहीं, ये गलत है। बाहर ये वेस्ट के रूप में नहीं, इसको फिर से यूज़ में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा ना। अब मान लो एक पेपर को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पेपर लेंगे, रफ़ करने के लिए लेते हैं, मान लो इतना बड़ा पेपर लिए हैं, तो उसके जगह अगर हम छोटा पेपर में यूज़ करेंगे, यहाँ पे ही इतना ही छोटा पेपर में यूज़ करेंगे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अपना यूज़ करने का मात्रा को कमा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम मात्रा में कमी ला दिए, ताकि हम पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थ का जो निर्माण हो वो कम से कम हो। पेस्टिसाइड छिड़क रहे, कम मात्रा में छिड़केंगे। बात समझ में आ गया। रीयूज़ तो बता दिया मैंने पहले ही। अब आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है पुनर्चक्र। पुनर्चक्र का मतलब क्या होता है, अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ वापस से ठीक करके उसे अच्छे कंडीशन में ला करके यूज़ किया जा सकता है तो ज़रूर से ज़रूर हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो स्टील वगैरह या मेटालिक कारखानों से जो मेटल निकलते हैं वो एक वेस्टेज के रूप में, प्रॉपर कटिंग हो जाने के बाद तो बाकी का वेस्टेज रहता है, तो वो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को फिर से पिघला करके और एक नए मेटल के प्लेट के रूप में आकार दे देते हैं, जो कि करना भी चाहिए। प्लास्टिक्स वगैरह में भी यही होता है। जो बॉटल्स वगैरह जाते हैं कारखानों में या कूड़ेदान से चुन करके ले जाया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, साफ़ करके उस पर मतलब अच्छे से उसको क्या बोलूँ, इन्फेक्शन फ्री करके उसे फिर से रीयूजेबल बना दिया जाता है। तो रिसाइकिल का मतलब यही हो गया कि जो चीज़ वेस्ट हो चुका था उसको फिर से वही रूप दे दिया गया है, या उससे रिलेटेड मूल तत्व यही रहा। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का ही रहा, अदर सामान बना करके उसको मार्केट में वापस से चला दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके रखना सीखना पड़ेगा। जैसे सड़नशील डिकम्पोज होने वाले पदार्थ को अलग रखना होगा, और असड़नशील जो बिल्कुल सड़ते नहीं है, सड़ने का मतलब यहाँ पे डिकम्पोज होना, जैसे ये छिलके वगैरह जो होते हैं, कागज़, पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। इनमें गैमेट्स मैगेट्स जो भी होता है वो सब लग करके इन्हें खा करके बिल्कुल वापस से डैमेज कर देता है, और ये पुनः हमारे मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, कभी ख़राब नहीं होंगे। कुछ केमिकल्स जो कभी नष्ट नहीं होंगे, दवा का खाम है ना, ये सब नष्ट नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमको असड़नशील वाले को अलग रखना चाहिए, और सड़नशील यानी कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको अलग रखना चाहिए। इसीलिए हमारे घर में दो, अगर पौरसभा के क्षेत्र से हो आप, म्यूनसिपलिटी क्षेत्र से, तो देखना कचरा फेंकने के लिए 2 डब्बे दिया जाता है। हरे वाले में हमेशा हमें सड़नशील जो नष्ट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उनको रखा जाता है, और जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको नीले वाले डब्बे में रखा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और भी क्या कर सकते हैं हम
अपने इन पदार्थों का ये करने के लिए, मतलब उसको क्या बोलूँ, मैनेज करने के लिए। सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन आ गया था इसलिए वीडियो रोकना पड़ा। तो अब अगला आता है कि हम जो टॉपिक बता रहे थे कि पर्यावरण में जो है वो किसी भी तरह का अपशिष्ट पदार्थ को मैनेज करने के लिए और क्या कर सकते हैं, भूमि का भराव। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे काट करके मिट्टी को गड्ढा किया गया है, तो जो भी सड़नशील वगैरह वस्तु वगैरह है उसको इस जगह पे डाल दिया जाए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ताकि ये जगह क्या हो जाए, भराट, जिसको हम बिहारी भाषा या बंगाली में बोलते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से भर जाए ये गड्ढा वापस से। फिर कुछ मोटा लेयर ऑफ मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर। अब ये जगह क्या हो गया, हमारा भरा हो गया, मिट्टी भी भर गया, ये धीरे धीरे सड़ सड़ के वापस से मिट्टी बन जाएगा, और ऊपर से मिट्टी का लेयर तो रहा ही। जल निकास करना चाहिए। जल निकास का मतलब क्या होता है, ये नदी नाला का जो पानी होता है, नदी का नाला का पानी जो होता है वो बहुत गंदा होता है और बहुत इन्फेक्टेड होता है। तो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में इनको क्या किया जाता है, इन्फेक्शन फ्री किया जाता है, इन्फेक्शन फ्री किया जाता है, और ये नाला का गंदगी का सड़ा हुआ पानी वापस से नदी में बहा दिया जाता है, ताकि इससे नदी में रह रहे, मतलब हमारे जल में रह रहे इकोसिस्टम का जो है, मछली हो गए, कछुआ हो गए, मगरमच्छ हो गए, और भी अन्य प्राणी जो जल में रहते हैं, या पेड़ पौधे जो जल के अंदर होते हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। स्क्रबर एक अलग प्रोसेस होता है। स्क्रबर में एक ब्रश जैसा चीज़ लगा होता है। ठीक है। ये अमूमन तौर पे गैस जातीय चीज़ों को रोकने के लिए होता है। गैस में क्या होता है ना, जो धुआं निकलता है ना, वो इस ब्रश के थ्रू हो करके निकलेगा। अब ये ब्रश क्या करेगा ना, उसमें उन पार्टिकल्स को रोक लेगा जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते थे, तो ये रोक लिया जाता है। तो हम स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं। तो फ़िलहाल इन सब चीज़ों को हमें भी एज ए स्टूडेंट फॉलो करना चाहिए, और जो लोग इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है उनको अवगत कराना चाहिए। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व केवल मात्र पढ़ना, पास करना ऐसा ना हो जाए, बल्कि हम इन चीज़ों को पढ़ें, इसका इस्तेमाल हमारे सोसाइटी में कैसे होगा, क्या हम सोसाइटी को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, ये बाद का विषय रहेगा। बट अगर ये हमारे सोसाइटी में यूजेबल है, हमारी शिक्षा काम में लाई जा सकती है, तो हम ज़रूर लोगों तक इन बातों को पहुंचाएंगे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, ये सब पढ़ने के बाद अपने आसपास के क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ देखते हैं जो सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसका अपशिष्ट पदार्थों का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि उन चीज़ों का मैनेजमेंट आप स्वयं करें और लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ बता सकते हैं। मैं ज़रूर उससे रिलेटेड या तो वीडियो बना दूंगा या पर्सनली आपको टेक्स्ट करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।